हेलो एवरीवन, वेलकम टू इकोनॉमिक्स ऑप्शनल 2020 पेपर डिस्कशन सीरीज़। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो पहले इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और ये आपके अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए है, क्योंकि यहाँ पर आपको एकदम जेन्युइन ऑथेंटिक रिसर्च डिस्कशन करी जाएगी जो कि आपको एग्जाम्स में काफ़ी हेल्प करेगी क्वेश्चंस को डिकोड करने में। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2C सब पार्ट 2 को डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2C सब पार्ट 2 कहता है, show that if research becomes more successful, the growth rate will increase and hence the standard of living। तो क्वेश्चन कह रहा है कि भाई अगर रिसर्च की प्रोडक्टिविटी बढ़ गई तो शो कीजिए कि पर कैपिटा ग्रोथ रेट बढ़ेगी, या उसे ग्रोथ रेट भी कंसिडर कर सकते हैं आप, और उससे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा। तो हम लोगों को बेसिकली ये शो करना है। एज ए एग्जाम्पल मैं अगर आपको समझाऊं कि अगर सपोज कीजिए एक कंट्री में 100 JRF स्कॉलर्स को स्कॉलरशिप दी जा रही है और उसमें से 5 बंदे ही हैं जो नया आइडिया लेके आते हैं जो कि टेक्निकल प्रोग्रेस लाता है और पर कैपिटा ग्रोथ को पूरी कंट्री के इंक्रीज करते हैं। क्यों? क्योंकि आइडियाज़ आर नॉन राइवलरस। तो इसके बारे में हम पहली वीडियो में इससे पहले 2C पार्ट 1 क्वेश्चन है, उसको आप देखेंगे, आप समझ जाएंगे क्यों नॉन राइवलरस होता है, फिजिकल कैपिटल से डिफरेंट क्यों होती है आइडियाज़ कैपिटल। तो ये क्वेश्चन बेसिकली कह रहा है कि सपोज कीजिए सिर्फ 5 जेन्युइन रिसर्च निकल कर आ रहे थे, नए आइडियाज़ आ रहे थे, अब वो 10 हो गए हैं। तो 10 हो जाएंगे तो कैसे ग्रोथ रेट बढ़ जाएगा और हेंस स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ जाएगा। तो इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए बेसिकली अगर आप सोलो मॉडल नहीं जानते हैं तो ये क्वेश्चन ये आंसर आपकी हेल्प नहीं कर पाएगा। आपको सोलो मॉडल पता होना चाहिए और हैरोल्ड ग्रोथ मॉडल भी पता होना चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को अच्छे से आंसर कर पाएंगे। तो इस क्वेश्चन को अगर आप सिर्फ इकोनॉमिक इंट्यूशन के बेस पे, थ्योरी के बेस पे एक पैराग्राफ लिख देते हैं जो कि काफ़ी इजी है लिखना, तो आपको एवरेज मार्क्स ही मिलेंगे। आपको आउट ऑफ 10 सिर्फ 2 या 3 मार्क्स मिलेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि इसका परफेक्ट आंसर हो, बेस्ट आंसर हो, तो उसके लिए आपको पहले इकोनॉमिक इंट्यूशन डिस्कस करनी होगी जो कि मैंने यहाँ डिस्कस करी है, और उसके बाद हम इसका प्रूफ करेंगे मैथमेटिक्स की हेल्प से जो हमारे आंसर को परफेक्ट बनाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिक इंट्यूशन से। रिसर्च बिकमिंग मोर सक्सेसफुल मीन्स इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी ऑफ रिसर्च। ये ऑब्वियस है, रिसर्च सक्सेसफुल का मतलब प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो गई है। गिवन द रिसोर्स डेडिकेटेड फॉर रिसर्च, this means more non-rivalrous ideas for given spending, which leads to greater technical progress and greater growth in per capita income as ideas unlike physical capital are non-rivalrous। ये मैं आपको अभी समझाया मैंने लेमन्स लैंग्वेज में। फर्दर इन एंडोजीनस ग्रोथ मॉडल्स, एंडोजीनस ग्रोथ मॉडल्स हमारा रोमर मॉडल को बोलते हैं, जहाँ पे टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को एंडोजिनाइज कर दिया जाता है, एक्सोजीनस नहीं कंसिडर करा जाता है, अनलाइक सोलो मॉडल जैसे वहाँ पे टेक्निकल प्रोग्रेस को एक्सोजीनसली एज्यूम करा गया था। सो इन एंडोजीनस ग्रोथ मॉडल सस्टेन्ड पर कैपिटा ग्रोथ रेट डिपेंड्स अपॉन टेक्निकल प्रोग्रेस ग्रोथ रेट, विच इन टर्न डिपेंड्स अपॉन इनोवेशन, न्यू आइडियाज क्रिएशन ग्रोथ रेट, विच देन अल्टीमेटली डिपेंड्स अपॉन हाउ सक्सेसफुल इज द रिसर्च एफर्ट। तो ये बेसिकली एक बैकवर्ड इंडक्शन है, उसी के अकॉर्डिंग मैंने ये थ्योरी लिखी है। तो उसके अकॉर्डिंग पता चल रहा है कि कैसे हमारा प्रोडक्टिविटी पर डिपेंड कर रही होती है टेक्निकल प्रोग्रेस। सो इफ वी कैन शो दैट रिसर्च बिकमिंग मोर प्रोडक्टिव विल इंक्रीज द टेक्निकल ग्रोथ रेट, that would imply increase in per capita growth rate and standard of living due to non-rivalrous nature of ideas capital। तो बेसिकली आप समझ गए हैं कि हमें ये शो करना है कि प्रोडक्टिविटी ग्रोथ रेट कैसे टेक्निकल प्रोग्रेस ग्रोथ रेट को ऑगमेंट करेगी और वो हमारी पर कैपिटा ग्रोथ रेट एंड देन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को ऑगमेंट करेगी। तो चलिए हम प्रूफ पर चलते हैं। तो ये हमारा बेसिकली प्रूफ है। इसको समझने के लिए जैसा कि मैंने आपको बताया सोलो मॉडल की अंडरस्टैंडिंग होनी ज़रूरी है। तो अगर आपको सोलो मॉडल नहीं पता है तो आप ये आंसर नहीं फॉलो कर पाएंगे। तो अगर आपको नहीं आता है तो आप पहले सोलो मॉडल को अंडरस्टैंड कीजिए। सो अलोंग द बैलेंस्ड ग्रोथ पाथ हैरोल्ड डोमर मॉडल में भी आया था हमारा डिस्कशन। जो हैरोल्ड इंस्टेबिलिटी होती है, नाइफ एज प्रॉब्लम होती है, वहाँ पे बैलेंस्ड ग्रोथ पाथ की ही बात की जाती है। और फिर बैलेंस्ड ग्रोथ पाथ सोलो मॉडल में भी आता है जब हमारा
पर कैपिटा आउटपुट ग्रोथ इक्वल्स टू पर कैपिटा कैपिटल होता है। यहां पे एक बार टर्मिनोलॉजीज देख लीजिए। Y इंडिकेट करता है पर कैपिटा आउटपुट, स्मॉल k इंडिकेट करता है पर कैपिटा कैपिटल, A इंडिकेट करता है स्टॉक ऑफ आइडियाज, और बिकॉज स्टॉक ऑफ आइडियाज आर नॉन राइवलरस देयरफॉर एनी इंक्रीज इन A वुड मीन पर कैपिटा इंक्रीज इन A। ये आप समझ गए होंगे, इसीलिए ये फिजिकल कैपिटल से अलग होता है स्टॉक ऑफ आइडियाज। यही इसकी कमाल की चीज है रोमर मॉडल में। तो यहां पे आप देखिए, ये मैंने इसको कंपार्टमेंटलाइज करा है ताकि हम देख सकें, डिस्टिंग्विश कर सकें सिग्निफिकेंस रोमर मॉडल का। तो रोमर ने हमारा जो ए है स्टॉक ऑफ आइडियाज, उसे एंडोजिनाइज करके शो करा था कि ग्रोथ ऑफ स्टॉक ऑफ आइडियाज विल बी इक्वल टू ग्रोथ ऑफ टेक्निकल प्रोग्रेस, जो कि सोलो मॉडल में एक्सोजीनसली कंसीडर करा गया। और उसके इक्वल क्या होगा हमारा पर कैपिटा ग्रोथ रेट ऑफ आउटपुट, और पर कैपिटल ग्रोथ रेट जो होती है स्टेडी स्टेट में क्या होती है, वो एक लेवल पर आकर रुक जाती हैं, और वो फिर तभी सस्टेन्ड ग्रोथ होती है जहां टेक्निकल प्रोग्रेस होती है। बट वहां पे उसे एक्सोजीनस कंसीडर करा गया, रोमर ने उसे एंडोजीनस बनाया। और एंडोजीनस कैसे बनाया, रोमर ने इंट्रोड्यूस करा एक आइडियाज प्रोडक्शन फंक्शन, कि अब हम ए को यानी स्टॉक ऑफ आइडियाज जो कि एंडोजिनाइज करेगा टेक्निकल प्रोग्रेस को, उसको उसके फैक्टर्स को लेके आते हैं प्रोडक्शन मॉडल में, जिससे हमारा एंडोजिनिटी में कन्वर्ट हो जाएगा टेक्निकल प्रोग्रेस। तो अब यहां से हम अंडरस्टैंड करते हैं प्रोडक्शन फंक्शन के आइडिया को, और फिर उसे प्रूफ में इंट्रोड्यूस कराएंगे। अब ये जो सब मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करा है, ये इतना सारा आंसर में लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा प्रूफ कर सकते हैं हम, लेकिन मैंने आपके बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए ये सब डिस्कस करा है। नेक्स्ट पेज में हम लोग प्रूफ पर जाएंगे। तो पहले आइडियाज प्रोडक्शन फंक्शन को देख लेते हैं। यहां पर मैंने डेल्टा ए मींस चेंज ऑफ स्टॉक ऑफ आइडियाज। अब आइडियाज में कैसे ग्रोथ होगी, चेंज कैसे आएगा स्टॉक ऑफ आइडियाज में, वो किस पे डिपेंड करेगा। यहाँ पे ये जो साइन मैंने इंक्लूड करा है प्रोडक्शन फंक्शन में, ये कांस्टेंट को शो कर रहा है, ए जो है स्टॉक ऑफ आइडियाज को शो कर रहा है, और ये जो थीटा है ये प्रोडक्टिविटी ऑफ रिसर्च को शो कर रहा है। इसी को चेंज करके हम प्रूव करने वाले हैं आगे कि कैसे स्टॉक ऑफ आइडियाज में चेंज आएगा। ये जो लैम्डा है ये डुप्लीकेशन ऑफ रिसर्च को शो कर रहा है। अब देखिए, जितने स्कॉलर्स जेआरएफ के लिए हम लोग 100 जेआरएफ की फंडिंग अगर गवर्नमेंट करती है तो उसमें से 5 ही जेन्युइन रिसर्च आते हैं, बाकी भी तो पब्लिश करते हैं अपने रिसर्च पेपर्स जिनका कि इम्पैक्ट फैक्टर अच्छा नहीं होता है, पीयर रिव्यूड नहीं होते हैं। तो वो क्या होता है, वो कॉपीड रिसर्च होता है, डुप्लीकेशन ऑफ रिसर्च होता है। तो ये हमने यहाँ पे इसलिए इंक्लूड करा है कि स्टॉक ऑफ आइडियाज में ये डुप्लीकेशन ऑफ रिसर्च का भी फैक्टर इंक्लूड करा जा सके, क्योंकि हो सकता है अगली बार आपको ये बोल दिया जाए कि टेक्निकल ग्रोथ रेट या हमारी पर कैपिटा ग्रोथ रेट और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पे रिसर्च की डुप्लीकेशन का क्या इंपैक्ट होगा। ये इसे ऐसे चेंज करके क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं, और फिर आप अगले साल फिर कंफ्यूज रहेंगे, अरे ये क्वेश्चन कहां से आया। तो हम एकदम होलसम तरीके से इस क्वेश्चन को टैकल कर रहे हैं। LA जो है वो शो कर रहा है टोटल नंबर ऑफ रिसर्चर इन पॉपुलेशन। तो टोटल नंबर ऑफ रिसर्चर इन पॉपुलेशन, कितने रिसर्चर हमारे लगे हुए हैं नए आइडियाज की खोज में, ये शो कर रहा है। क्योंकि बाकी की जो होगी नॉन स्किल्ड लेबर होगी वो लेबर में लगी हुई होगी। तो आगे चल के हम देखेंगे कि ये जो रिसर्चर्स की जो प्रोपोर्शन है टोटल पॉपुलेशन में, वो लॉन्ग रन में फिक्स्ड रहती हैं, वो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग नहीं होती, वो कांस्टेंट हो जाती है। क्योंकि अगर वो इंक्रीज करती रहेगी पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट से, सपोज कीजिए पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट से रिसर्चर्स की ग्रोथ रेट जो प्रोपोर्शन ऑफ रिसर्चर्स पर ईयर इंक्रीज हो रहे हैं वो ज्यादा है, तो एक दिन ऐसा आएगा कि सारी पॉपुलेशन रिसर्चर बन जाएगी, लेकिन ऐसा तो होता नहीं है। और अगर वो कम है तो एक दिन ऐसा आएगा कि बहुत कम रिसर्चर रह जाएंगे। तो लॉन्ग रन में हम एज्यूम करते हैं गिवन वेरियस फैक्टर्स, रिटर्न्स फॉर द रिसर्च एंड रिटर्न फॉर द नॉन रिसर्च लेबर, एक इक्विलिब्रियम प्रोपोर्शन होती है जहां पे रिसर्चर्स डिटरमिन होते हैं लॉन्ग रन में। तो इसे हम कांस्टेंट मानते हैं, इसकी बेसिकली ग्रोथ रेट को कांस्टेंट मानते हैं और इक्वल मानते हैं उसे पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट को। ये आगे क्यों मैंने एक्सप्लेन किया, बिकॉज ये आगे यूज होने वाला है ये आइडिया, तो इसलिए मैंने आपको अभी इसको एक्सप्लेन कर दिया। आगे मूव ऑन करते हैं, सिग्निफिकेंस ऑफ थीटा को देखते हैं। अब जो थीटा है ना, उसके ऊपर काफी डिबेट रहा है। इकोनॉमिस्ट हैव डिबेटेड ओवर थीटा वैल्यू,
रोमर अप्रोक्सीमेटेड थीटा इक्वल टू 1, बट एम्पेरिकली थीटा जो है लेस देन ग्रेटर देन 0 रहा है और लेस देन 1 रहा है। तो अब थीटा का सिग्निफिकेंस क्या है हम ये देख लेते हैं। थीटा मैंने आपको बताया प्रोडक्टिविटी फैक्टर है। अब सपोज करिए जो स्टॉक ऑफ आइडियाज है ए जो है इक्वल्स टू 100 है और अगर थीटा की वैल्यू 1 है तो इसका मतलब ये होगा कि जो स्टॉक ऑफ आइडियाज होगा वो 100 नई फील्ड्स डिस्कवर करेगा रिसर्च के लिए। सपोज अभी हमारा क्वांटम कंप्यूटिंग अगर रिसर्च सक्सेसफुल हो जाए तो यानी वो एक और नया आइडिया वैसे ही जनरेट कर देगा जैसे क्वांटम कंप्यूटिंग का आइडिया जनरेट हुआ। यानी 100 स्टॉक ऑफ आइडियाज होंगे, 100 स्टॉक ऑफ आइडियाज होंगे तो 100 फर्दर नई फील्ड्स को जनरेट करेंगे जिन पे रिसर्च करा जा सकता है। बट इकोनॉमिस्ट ने जो था रोमर ने उसको इसको 1 माना था, यानी 100 का 1-to-1 रिलेशन होगा। 100 स्टॉक ऑफ आइडियाज मींस 100 न्यू फील्ड्स फॉर रिसर्च। बट एम्पेरिकली वो पाया गया कि वो ग्रेटर देन 0 तो होता है बट लेस देन 1 होता है, यानी 100 जो होंगे वो अराउंड 50 या 60 70 जितने भी कह लीजिए इतनी फील्ड्स को प्रमोट करेंगे न्यू रिसर्च के लिए, लेकिन 100 को नहीं करेंगे। तो यानी प्रोडक्टिविटी जो होगी 1-to-1 रिलेशन नहीं होगा, लेस देन 1 होगा। और इसका भी यूज होगा हमारे आगे चल के प्रूफ में, तो इसीलिए मैंने इसको भी आगे एक्सप्लेन कर दिया। अब ये टर्मिनोलॉजीज है, इसको ध्यान से थोड़ा रीड कर लीजिए। जब थीटा लेस देन 0 होता है तो प्रोडक्टिविटी ऑफ रिसर्च जो होती है डिक्रीज होती है विद इंक्रीजिंग ए। ऐसा क्यों होता है और इसे फिशिंग आउट इफेक्ट बोलते हैं। क्यों होता है? क्योंकि इसका मतलब ये है जितना ज्यादा आप फिशिंग करोगे फिशेज उतनी कम हो जाएगी। मींस प्रोडक्टिविटी ऑफ रिसर्च जो होगा मींस न्यू आइडियाज को जनरेट करना, न्यू आइडियाज को रिसर्च करना और मुश्किल होता जाएगा। अब फेसबुक आने के बाद, व्हाट्सएप आने के बाद ऐसे सोशल इंटरेक्शन नेटवर्किंग के नए आइडियाज जनरेट करना मुश्किल हो जाता है नई कंपनीज के लिए, तो इसलिए इसको लेस देन 0 माना गया है। अब अगर ये ग्रेटर देन 1 होगा तो प्रोडक्टिविटी ऑफ रिसर्च इंक्रीजेज विद इंक्रीजिंग ए। ये हमारा रोमर की या हमारी एम्पेरिकल टेस्टिंग है जो बताती है। वो ये कहती है नहीं ऐसा नहीं होता है, जैसे कि शुम्पेटर की थ्योरी है क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन। जब हम कोई नया आइडिया लेके आएंगे तो ऐसा नहीं है कि वो फिर प्रोडक्टिविटी पर स्टॉप लगा देगा या नई आइडियाज लाने मुश्किल हो जाएंगे। ऐसा नहीं हुआ है, क्योंकि मूर्स लॉ अगर कोई साइंस स्टूडेंट्स इसे देख रहा है तो उन्हें पता है कि मूर्स लॉ ने क्या बोला था। मूर्स ने 1960s में हर 2 साल में नंबर ऑफ माइक्रो प्रोसेसर्स बढ़ते जाएंगे चिप के ऊपर। तो यानी प्रोडक्टिविटी ऑफ रिसर्च इंक्रीज विद इंक्रीजिंग स्टॉक ऑफ आइडियाज, यानी ए स्टैंड फॉर स्टॉक ऑफ आइडियाज। और इसको क्या बोलते हैं? स्टैंडिंग ऑन शोल्डर ऑफ जियांट इफेक्ट। ये न्यूटन ने कहा था। न्यूटन ने कहा था कि मैं इसलिए ग्रेविटेशन लॉ को डिस्कवर कर पाया क्योंकि आई एम स्टैंडिंग ऑन द जियांट्स, यानी उससे पहले के जो रिसर्चर थे उन पे डिपेंड स्टैंड कर रहा था, उनके आइडियाज पे। इसीलिए इसको एम्पेरिकली पाया गया है कि ये ग्रेटर देन 0 होता है, बट 1 नहीं कंसिडर किया गया है। 1 भी नहीं पाया गया इसे एम्पेरिकली एज रोमर बिलीव्ड। अगर थीटा इक्वल टू 0 होता है तो प्रोडक्टिविटी ऑफ रिसर्च इंडिपेंडेंट ऑफ ए, तो ये भी हमने डिस्कार्ड कर दिया। ये भी ऐसा भी नहीं होता है। प्रोडक्टिविटी ऑफ रिसर्च डू डिपेंड्स ऑन स्टॉक ऑफ आइडियाज। तो यहाँ पे बेसिकली सबसे रीजनेबल और रियलिस्टिक क्या एजम्पशन हो सकती है? थीटा ग्रेटर देन 0। तो ये बेसिकली हमारी एजम्पशन होती है प्रूव करने के लिए, और ये एम्पेरिकली प्रूवन भी है, तो इसे हम कोट कर सकते हैं, एम्पेरिकली टेस्टेड है। तो यही एक रीजनेबल एजम्पशन है। ये रीजनेबल एजम्पशन कंसीडर करी जाती हैं ग्रोथ थ्योरीज के अंदर। अब मूव करते हैं हम लोग प्रूफ पर। अब ये सारी इंफॉर्मेशन अगर आप समझ गए हैं तो ये प्रूफ अब आसान होगा आपके लिए समझना। तो चलिए, हमने देखा था जैसे कि बैलेंस ग्रोथ रेट का जो सस्टेन्ड बैलेंस ग्रोथ रेट का जो इक्विलिब्रियम होगा वहां पे क्या होगा? पर कैपिटा ग्रोथ रेट आउटपुट इक्वल टू होगा पर कैपिटा कैपिटल ग्रोथ रेट, और वो इक्वल टू होगा पर कैपिटा स्टॉक ऑफ ग्रोथ रेट। तो अब ये जीए स्टॉक ऑफ आइडियाज ग्रोथ रेट शो कर रहा है। तो ये इक्वल टू है डेल्टा ए अपॉन ए, यानी चेंज इन, और यानी यू कैन से ग्रोथ रेट। ये ग्रोथ रेट को स्टैंड करता है डेल्टा ए अपॉन ए। ग्रोथ रेट इन आइडियाज विल बी इक्वल टू, दिस इज आवर कांस्टेंट, स्टॉक ऑफ आइडियाज, थीटा प्रोडक्टिविटी ऑफ रिसर्च, नंबर ऑफ पर्सन इन्वॉल्व इन रिसर्च LA, एंड लैम्डा डुप्लीकेशन ऑफ रिसर्च।
तो अब ये इक्वेशन को हम क्या करेंगे, इसका लॉग लेंगे, डिफरेंशिएट करने के लिए डेरिवेटिव इसका लेंगे, बोथ साइड इसे डिफरेंशिएट करेंगे, बेसिकली टोटल डेरिवेटिव करेंगे, ताकि हम लोग हर पर्टिकुलर कंपोनेंट का इफेक्ट ग्रोथ रेट पे मेजर कर पाए, उसका मैग्नीट्यूड और उसका इफेक्ट। यही डिफरेंशिएशन और डेरिवेटिव की ब्यूटी होती है। तो यहाँ पे आप देखिए, इसको हमने क्या करा है, जो डेल्टा है, जो थीटा है, ये थीटा को हम नीचे ले गए हैं यहाँ डिनोमिनेटर में, 1 माइनस थीटा हो जाएगा, तो ये यहाँ पे सिर्फ अब एक ए रह जाएगा, स्टॉक ऑफ आइडियाज। अब हमने इसका लॉग लिया, ये देखिए लॉग हो गया है ग्रोथ ऑफ आइडियाज का, लॉग ये हमारे कांस्टेंट का, और ये लैम्डा लॉग एल ए, बिकॉज न्यूमरेटर है, ये इसका एक्सपोनेंट है तो वो इधर आ जाएगा लॉग के फॉर्मूले में जैसा होता है, और डिनोमिनेटर माइनस में चला जाएगा, इसका एक्सपोनेंट भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, लॉग ए हो जाएगा। ये आप समझ गए। नाउ अब आपको रिकॉल करना होगा, रिकॉल दैट एट लॉन्ग रन बैलेंस्ड पर कैपिटा ग्रोथ, यानी जी स्मॉल वाई इक्वल टू जी स्मॉल के इक्वल टू जी ए, और ए को हमें स्मॉल लिखने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि वो स्टॉक ऑफ आइडिया सबके लिए होता है, वो पर कैपिटा होता है, ये आप समझ ही चुके हैं। ये जो होता है कांस्टेंट रहता है, ये आपको रिकॉल करना होगा। ये सोलो मॉडल में भी है और ये हमारी रोमन मॉडल में भी, एंडोजेनस थ्योरी में भी यही है कि सस्टेन्ड बैलेंस ग्रोथ रेट कब होती है, जब ये कांस्टेंट हो जाते हैं, जब बैलेंस्ड होती है लॉन्ग रन में। हैंस जो हमारा ग्रोथ ऑफ स्टॉक ऑफ आइडियाज है वो कांस्टेंट रहेगा, बैलेंस्ड जब होगा और लॉन्ग रन जब होगा। ओके, तो जब ये कांस्टेंट होगा तो कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन आपको पता है क्या होती है, जीरो। तो ये यहाँ पे जीरो हो गया, ये भी कांस्टेंट था तो ये भी कांस्टेंट था, तो इसकी भी डिफरेंशिएशन जीरो हो गई। प्लस क्या हुआ, लैम्डा और लॉग एक्स की क्या होती है, 1/x, तो हमारा एल ए जो एक्स है अपॉन में एल ए चला गया, और यहाँ पे हमने डेल्टा से मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, ये क्यों किया है ये मैं आपको भी बताऊंगा। माइनस करेंगे फिर आप इस टर्म को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये इसकी रिजल्ट आएगा, लॉग ए अपॉन में ए चला जाएगा और मल्टीप्लाई करा है डेल्टा ई से। अब डेल्टा ए से हम लोग, और ये डेल्टा एल ए से मल्टीप्लाई इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम इसका टोटल डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, हम चाहते हैं ये टर्म कांस्टेंट रहे। तो यानी डी जेड इक्वल टू डी जेड अपॉन डी एक्स मल्टीप्लाई बाय डी एक्स प्लस डी जेड अपॉन डी वाई मल्टीप्लाई बाय डी वाई। तो ये डेल्टा डी वाई ही है, यही मैंने यहाँ पे शो करा है। आप रिकॉल कीजिए कि आप जब इंडिफरेंस कर्व को डिफरेंशिएट करते हैं उसकी इक्वेशन को, जहाँ पे यूटिलिटी इक्वल टू x1 मल्टीप्लाई बाय x2 होते हैं, तो वहाँ पे क्या करते हैं, आप कांस्टेंट रखते हैं यूटिलिटी को, क्योंकि मोमेंट अलोंग द कर्व वही होता है। तो वहाँ पे जब हमने यूटिलिटी कांस्टेंट रखी है तो वहाँ पे टोटल डेरिवेटिव ही यूज होता है, du इक्वल टू जीरो हो जाता है मोमेंट अलोंग द कर्व करने के लिए, और फिर x1 को डिफरेंशिएट करते हैं और मल्टीप्लाई बाय कर देते हैं dx से। तो सेम मैंने चीज यहाँ पे करी है, यहाँ पे हमें कांस्टेंट रखना था क्योंकि हमारा लॉन्ग रन में आइडियाज की ग्रोथ रेट, तो फिर ये मल्टीप्लाई मैंने इससे करा है। अब आप समझ गए होंगे ये। अब इससे मैं क्या करूंगा, इसको मैं राइट हैंड साइड पे ले गया हूं, यहाँ पे ये मैनिपुलेशन करी है मैंने, थोड़ा अलजेब्रा यूज करा है और इस अलजेब्रा से ये टर्म निकल के आएगी, थोड़ा दिमाग लगा लीजिए। अब जो मैंने आपको पहले समझाया था कि ग्रोथ रेट ऑफ रिसर्चर इक्वल टू पॉपुलेशन के ग्रोथ रेट क्यों होगी, वो उसे रिकॉल कीजिए। नाउ चेंज इन एल ए अपॉन एल ए, यानी ग्रोथ रेट ऑफ रिसर्चर इक्वल्स टू ग्रोथ रेट ऑफ लेबर इक्वल्स टू ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन। एन स्टैंड्स फॉर पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा लॉन्ग रन में तो क्या होगा, अगर पॉपुलेशन से ग्रोथ रेट ज्यादा होगी रिसर्चर की तो लेबर की स्किल्ड नॉन स्किल्ड लेबर की ग्रोथ रेट की जो प्रोपोर्शन है घटती जाएगी और रिसर्चर की बढ़ती जाएगी और सारे रिसर्चर हो जाएंगे। बट ऐसा हुआ तो नहीं है पिछले 2-3 हज़ार सालों, अगर हम कंसीडर करें कि न्यूटन या आइंस्टाइन के टाइम से रिसर्चर्स काम कर रहे हैं, तो एक फिक्स प्रोपोर्शन ही चल रही है, तो इसीलिए उसको पॉपुलेशन ग्रोथ रेट के इक्वल लिया गया। तो ये भी रीजनेबल असम्पशन है और ये एम्पेरिकली वैलिड भी है, टेस्टेड भी है। तो यही बातें आपको ध्यान रखनी है और यही रोमर की ब्यूटी है। अब ये हमारा ग्रोथ ऑफ आइडियाज इक्वल्स टू डेल्टा ए अपॉन ए इक्वल्स टू, ये आ गया हमारा लैम्डा, और एन हमने यहाँ पे चेंज कर लिया है, एल ए डेल्टा एल
ए अपॉन जो एल ए था उसको कन्वर्ट कर लिया है यहाँ से एन में। अब अपॉन में क्या रह गया, यहाँ से ये आ गया 1 माइनस थीटा अपॉन में आ गया, बट थीटा क्या है लेस देन 1। इसका एक्सप्लेनेशन मैं दे चुका हूँ आपको, दोबारा नहीं दूंगा। अब वो लेस देन 1 होगा तो जब क्या होगा, अगर आपका थीटा इंक्रीज करेगा तो ये जो डिनोमिनेटर है वो डिक्रीज करेगा, और डिनोमिनेटर जब डिक्रीज करेगा तो ये टोटल क्वांटिटी इंक्रीज करेगी और हमारा डेल्टा ए अपॉन ए इंक्रीज करेगा, और यानी ग्रोथ ऑफ स्टॉक ऑफ आइडियाज इंक्रीज करेगा। हैंस जब ये इंक्रीज करेगा ग्रोथ ऑफ स्टॉक ऑफ आइडियाज, तो ग्रोथ ऑफ कैपिटल, ग्रोथ ऑफ पर कैपिटा आउटपुट इंक्रीज करेगी। तो हम ये इंप्लाई कर सकते हैं कि जब डेल थीटा यानी प्रोडक्टिविटी ऑफ रिसर्च इंक्रीज करेगा तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज करेगा। सो ये स्टेटमेंट मैंने ऐसे ही लिखी है। बहुत सारे लोग जो मैथ्स से फ्रस्ट्रेट रहते हैं या मैथ्स को कम पसंद करते हैं, देयर इज ओनली वन ट्रू लव, मैथ्स। क्योंकि ये मैथ्स की ही ब्यूटी है। जो बात मैं आपको इकोनॉमिक इंट्यूशन से इतने अच्छे से नहीं समझा पाया, मैंने आपको मैथ्स से समझा दी। इसीलिए मैथ्स की इम्पोर्टेंस है रिसर्च में और इकोनॉमिक्स में। इसीलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि जो बंदों ने 11th-12th में मैथ्स नहीं करा है, बिफोर टेकिंग इकोनॉमिक्स ऑप्शनल उन्हें मैथ्स पढ़ लेना चाहिए। और जैसे ही आप मैथ्स पढ़ लेंगे तो इकोनॉमिक्स ऑप्शनल आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। तो ठीक है, अब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। इसे रिवाइज कीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ये आपके इकोनॉमिक सर्विस में भी पूछा जा सकता है और यहाँ से आपको इन डेप्थ एनालिसिस मिल जाएगा। अगर आप इस लेक्चर को समझ गए हैं तो कैसे भी ट्विस्ट करके एग्जामिनर क्वेश्चन को क्यों ना दे दे रोमर मॉडल के, आप आंसर कर पाएंगे। और बिलीव मी, ये रोमर मॉडल का क्वेश्चन बार बार आता रहेगा क्योंकि रिसर्च पर गवर्नमेंट का फोकस जा रहा है। भले ही एज लिमिट ना बढ़ाई गई हो एक्स्ट्रा अटेम्प्टीज के लिए यूपीएससी के, लेकिन एज लिमिट बढ़ा दी गई है, वन टाइम रिलैक्सेशन दी गई है जेआरएफ स्कॉलर्स के लिए। तो आप समझ सकते हो कि गवर्नमेंट का फोकस कहाँ है। इसीलिए रोमर मॉडल हमारे लिए सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं, वैसे भी समझना बहुत ज़रूरी है गवर्नमेंट की पॉलिसी की तरफ, किस तरफ पॉलिसी जा रही है, ताकि हम अपने करियर का डिसीजन भी अच्छे से बना सकें। ओके देन, मीट यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए। देखिए, जब तक आप कमेंट नहीं करेंगे तो मेरा मोटिवेशन डाउन ही रहेगा। जब तक आप मोटिवेट नहीं करेंगे तो मैं फर्दर वीडियोस नहीं बना पाऊंगा। तो इसलिए प्लीज़ कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।